आप सभी लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम लोग फिर निरोग कैसे रहें इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएं और आज पढ़ते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 भी बी कॉम्प्लेक्स के परिवार का एक सदस्य है और इस समय हम लोग बी कॉम्प्लेक्स के परिवार का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखें कि ये विटामिन B7 क्या होता है। विटामिन B7 तो बुलाने वाला नाम है, लेकिन इसका सही का नाम है बायोटिन। कौन सा विटामिन? बायोटिन। कौन सा विटामिन? बायोटिन। और ध्यान रखें, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 को और किस विटामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन H। और इसका रियल नेम, इसका रासायनिक नाम बायोटिन। विटामिन B7 बायोटिन, विटामिन B7 बायोटिन। और विटामिन H इसे क्यों कहा जाता है? भैया ये जो विटामिन B7 है ना, ये अपने लोगों के बाल और त्वचा इन दोनों को स्वस्थ रखने का सबसे जिम्मेदार विटामिन है। कौन कौन सा? बाल और त्वचा। तो ये जो विटामिन H शब्द आया है, ये जर्मन भाषा से आया है और यच फार है हार्ट। जर्मन भाषा से आया है ये हार एंड हार्ट। तो हार का आशय होता है बेटा बाल जर्मन में, और हार्ट का आशय होता है त्वचा। तो ऐसा विटामिन जो त्वचा, बाल और त्वचा को स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है, उसको विटामिन H बोलते हैं। अब आप पक्का हो गए ना विटामिन H इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये हार और हार्ट ये जर्मन भाषा का शब्द है, उसको हेल्दी रखने का रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसका नाम एक और पड़ गया विटामिन H, या इसको अब सही में बोलते हैं बायोटिन। ध्यान रखेंगे आप लोग कि बायोटिन विटामिन बालों को स्वस्थ रखने के लिए और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी आनुवांशिक विकार के कारण, आनुवांशिक जीन में गड़बड़ी के कारण ये हमारा शरीर बायोटिन विटामिन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता। हम भोजन तो करेंगे जिसमें विटामिन B7 पाया जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप बात। जिस खाद्य पदार्थ में, जिस भोजन में विटामिन B7 पाया जाएगा, बायोटिन पाया जाएगा, उसको हम खाएंगे तो, लेकिन हमारा शरीर लेगा ही नहीं, हमारा शरीर उसको अवशोषित ही नहीं करेगा। तो ये जो बीमारी होती है कि विटामिन B7 हमारा शरीर एब्जॉर्ब ही ना करे, अवशोषित ही ना कर पाए, ये बीमारी आनुवांशिक होती है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चली जाती है जीनी गड़बड़ी के कारण, जीन में गड़बड़ी के कारण। जीन आप जानते होंगे, ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का जिम्मेदार होता है जीन। तो जीन में हो जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, कोई कारण हो जाता है, तो उसी के कारण ये बायोटिन विटामिन हमारा शरीर ले नहीं पाता है। तो बेटा उस बीमारी को बोलते हैं बायोटिनिडेज। जिस बीमारी में बायोटिन हमारा शरीर ले ही ना, वो बीमारी कौन सी है? बायोटिनिडेज। कौन सी बीमारी है? बायोटिनिडेज। और इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में हम भोजन में बायोटिन तो लेंगे, लेकिन हमारा शरीर उसको नहीं लेगा, अवशोषित ही नहीं करेगा, तो काम नहीं करेगा। अब आगे देखें, ये विटामिन B7 या जिसे बायोटिन कहते हैं या जिसे विटामिन H कहते हैं, वो कहाँ पाया? वो इसकी खोज किसने की? एल्मर बी मैकॉलम। ये नाम याद रखिएगा, एल्मर बी मैकॉलम नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज में मदद की। किस विटामिन की? विटामिन B7 या बायोटिन। और ध्यान दें कि विटामिन B7 हम लोगों को रोज कितना मिले तो काम चल जाए? तो भैया ये 30 mcg क्या होता है? माइक्रोग्राम। तो पर डे हमें कितना बायोटिन मिलना चाहिए? 30 mcg, 30 माइक्रोग्राम। लेकिन अगर स्तनपान कराने वाली महिला है, बच्चों को दूध पिलाने वाली महिला है, तो उसको थोड़ा ज्यादा चाहिए। कितना चाहिए? 35 mcg, 35 माइक्रोग्राम। तो स्तनपान कराने वाली महिला को थोड़ा ज्यादा और सामान्य लोगों को थोड़ा कम। ये हो गया इसकी पर डे की डोज। अब देखें कि ये विटामिन B7 या विटामिन H या बायोटिन, इसमें कौन कौन से तत्व हैं तो ये बनता है। तो भैया C है, H है, N है, O है, S है।
C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, N फॉर नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, S फॉर सल्फर। इतने तत्व मिलकर के बायोटिन का निर्माण करते हैं। कौन कितना रहेगा वो देख लें। C10H16N2O3S, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया। किसका? बायोटिन का। याद रखिएगा। अब आओ हम लोग देख लें कि ये जो बायोटिन होता है इसका काम क्या है अपने लोगों के शरीर में। तो भैया इसका काम है एमिनो एसिड, बसीय अम्ल और ग्लाइकोजन का संश्लेषण करने में मदद करना। किस संश्लेषण मतलब निर्माण, किसके निर्माण में मदद करेगा? एमिनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लाइकोजन, तीनों से आप परिचित होंगे। ये वसा का निर्माण करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ये हमारे शरीर में आई हुई ज्यादा जो चीनी होती है उसका सुरक्षित रूप है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन अपने लोगों को नुकसान नहीं करता है। और ग्लूकोज ज्यादा हो जाए, चीनी ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर हो जाता है, मतलब शुगर बीमारी हो जाती है। तो ये जो हम ज्यादा ग्लूकोज हमारे शरीर में हो जाता है तो किसके रूप में बैंक बैलेंस कर लिया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन के निर्माण में, बसीय अम्ल के निर्माण में, एमिनो अम्ल के निर्माण में ये मदद करता है। कौन? बायोटिन। और ध्यान रखें, बाल, त्वचा और नाखून को स्वस्थ रखता है। तो ये निश्चित रूप से पहले ही मैंने बताया कि H हार एंड हॉट, बाल और त्वचा, इसके लिए ये रामबाण विटामिन है। और नाखून को भी स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। आगे देखें, अगर इस विटामिन की अपने लोगों के शरीर में कमी हो गई तो किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है? चर्म रोग, पहले ही बता दिया कि अगर ये त्वचा के को स्वस्थ रखने का जिम्मेदार है तो डर्मेटाइटिस हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। बाल झड़ने लगेगा असमय, और बाल पतला भी हो जाएगा, बाल की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे शैम्पू में लिखा रहता है कि इसमें बायोटिन है। जो शैम्पू हम लोग बाल में करते हैं उसमें क्या लिखा रहता है कि इसमें बायोटिन है। बायोटिन है मतलब बालों को स्वस्थ रखने वाला विटामिन इसमें मौजूद है। तो ऐसा आप शैम्पू के पैकेट और शैम्पू के बॉटल में देख सकते हो लिखा हुआ कि ये इसमें बायोटिन है। तो बायोटिन किसको स्वस्थ रखता है? बालों को। और बाल झड़ने लगता है, नाखून कमजोर हो जाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो नाखून बेडौल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। फिर होंठों के कोनों का फटना, तो अगर होंठ के कोने फट रहे हैं तो और भी कारक जिम्मेदार है, लेकिन बायोटिन भी जिम्मेदार है, विटामिन B7 भी जिम्मेदार है। त्वचा संक्रमण, अगर विटामिन B7 की कमी हो गई अपने लोगों के शरीर में तो स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा, अपने आप जहां तहां संक्रमण फैल जाएगा त्वचा में। तो कितना महत्वपूर्ण विटामिन है अपने लोगों के त्वचा को और बाल को स्वस्थ रखने के लिए, और साथ साथ नाखून को भी स्वस्थ रखने के लिए। आइए देखें कि ये कहां कहां पाया जाएगा। अगर इतना महत्वपूर्ण विटामिन है ये कहां कहां पाया जाएगा? इसका सबसे प्यारा स्रोत है अंडा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी कुछ लोगों का बाल कमजोर हो जाता है तो वो पूरा अंडा ही जो है बाल में लगा करके धोते हैं। तो अंडे से बाल को क्यों धोया जा रहा है? क्योंकि अंडे में पाया जाता है बायोटिन, और बायोटिन बाल को मजबूत रखता है। तो सबसे अच्छा स्रोत अंडा। सब्जी, गेहूं, केला, तरबूज, मूंगफली, मांस, ये सब जो है बायोटिन या विटामिन B7 या विटामिन H के अच्छे स्रोत हैं। अगर ये भोज्य पदार्थ में हम शामिल करते हैं तो इन बीमारियों से हमें दो चार नहीं होना पड़ेगा। और देखें तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इतना महत्वपूर्ण विटामिन है तो ज्यादा खाया जाए, बायोटिन की अतिरिक्त खुराक ली जाए। तो सावधान, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी दवा नहीं लेनी है, भले ही वो विटामिन की ही दवा क्यों ना हो। क्योंकि अगर अपने लोगों के शरीर में बायोटिन की भी अधिकता हो जाए तो फिर देखें क्या क्या झंझट हो जाएगा। पहली बात तो ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। अगर बायोटिन जो है वो ज्यादा हो गया, इसकी अधिकता हो गई तो डायबिटीज की संभावना बढ़ सकती है, ब्लड शुगर बढ़ सकता है। विटामिन B6 का अवशोषण बाधित हो जाएगा। विटामिन B6, अगर विटामिन B7 अधिक हो गया तो विटामिन B6 को ये शरीर में अवशोषित होने से रोकेगा, मतलब विटामिन B6 भी नहीं मिल पाएगा अगर विटामिन B7 ज्यादा हो गया
हम खाएंगे तो, लेकिन ये ऐसा असर करेगा कि शरीर उसको ले ही नहीं पाएगा। तो B6 के अवशोषण को बाधित करेगा। अनिद्रा, अपने लोगों को नींद न आने की समस्या हो सकती है अगर विटामिन B7 ज्यादा हो गया तो। और देखें, प्यास ज्यादा लग सकती है अगर विटामिन B7 अपने लोगों के शरीर में ज्यादा हो गया, ओवरडोज है, तो फिर प्यास लग सकती है ज्यादा और पेशाब भी ज्यादा होगी। ज्यादा प्यास, ज्यादा पेशाब, ये समस्याएं खड़ी हो सकती हैं अगर अपने लोग बायोटिन ज्यादा लेते हैं तो भैया सावधान, न ज्यादा लेना है न कम होने पाए। इस तरह की कोई भी समस्या आती है आप डॉक्टर से सलाह ले, आपका डॉक्टर बताएगा, तब आप इसकी अतिरिक्त खुराक ले सकते हो। तो ये रही भैया छोटी सी जानकारी किस विटामिन के बारे में, विटामिन B7 या विटामिन H या बायोटिन के बारे में। मुझे पूरा भरोसा है कि इसको आप समझे होंगे। इसके साथ ही आगे की वीडियो में बी कॉम्प्लेक्स के परिवार के जो और सदस्य बचे हुए हैं उनकी जानकारी लेकर के हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। ओके।